नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज हम कक्षा 10th के लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। आप इसको सॉल्यूशन भी कीजिए आप साथ-साथ में। तो चलते हैं हम हमारे मॉडल पेपर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? मतलब पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर है वो क्यों प्रसिद्ध है वो माना गया है। तो इसका आंसर है, इसको इसलिए माना गया है क्योंकि वहां पर 5 रथ मंदिर 5 रथ मंदिर 5 रथ मंदिर प्रसिद्ध होने के कारण है वो माना गया है। पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर को 5 रथ मंदिर प्रसिद्ध होने के कारण है वो माना गया है, जिसमें चट्टानों को तराश कर यहाँ पर ये मूर्तियां है वो बनाई गई है। मतलब इस मंदिर का निर्माण है वो चट्टानों को तराश कर है वो मूर्तियां है वो बनाई गई है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में अस्तित्व रखने वाले वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेर शाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का नाम है वो बतानी है। तो शेर शाह द्वारा सर्वाधिक लंबी सड़क का निर्माण है वो कौन सी सड़क का किया गया है? तो शेर शाह द्वारा है वो ग्रांड ट्रक का निर्माण है वो किया गया है। ग्रांड ट्रक का निर्माण है वो शेर शाह सूरी द्वारा है वो किया गया है। मतलब ग्रांड ट्रक का निर्माण है वो शेर शाह सूरी द्वारा है वो किया गया है। ये प्रश्न आपके वो 1 नंबर का है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन है वो किस विद्वान का है वो माना जाता है? मतलब जनता का जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन है वो बताना है वो किसका है? तो यह कथन मुख्य रूप से अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कथन है वो कहा गया था। यह भी परीक्षा के अंतर्गत आपका है वो 1 नंबर का है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान से उत्पादित राजस्थान से उत्पाद निर्यात हेतु आप किस निकटतम बंदरगाह का चयन है वो करेंगे? मतलब राजस्थान के अंतर्गत आप उत्पादन कर रहे हो तो आप सबसे पहले वो किस बंदरगाह का चयन है वो करेंगे? तो हम हमारे पास में लगता है राजस्थान के अंतर्गत जो गुजरात की तरफ है, हम मुख्य रूप से कांडला बंदरगाह का कांडला बंदरगाह का है वो चयन है वो करेंगे। फिर 5वां प्रश्न आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था के द्वारा है वो की जाती है? मतलब कौन सी संस्था के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो की जाती है? ये भी आपका परीक्षा के अंतर्गत है वो 1 नंबर का है वो पूछा जाता है। मतलब 1 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके 1 से लेके 10 तक है वो परीक्षा के अंतर्गत है वो पूछा जाता है। कुल है आपके 80 नंबर का पेपर होता है। तो 5वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन सी संस्था के द्वारा है वो की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो सीएसओ के द्वारा की जाती है। सीएसओ सीएसओ के द्वारा है वो की जाती है। और सीएसओ का अगर पूरा नाम देखा जाए तो सीएसओ का पूरा नाम है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये CSO का पूरा नाम है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। प्लांट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक है वो किसको माना जाता है? तो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया सर एम विश्वेश्वरैया ने के द्वारा है ये पुस्तक है वो लिखी गई थी। कौन सी? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वो किसको माना जाता है? तो ये प्रश्न तो आपको सबको पता होगा कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वो किसको माना जाता है। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री को है वो माना जाता है, प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। मतलब नीति आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री को है वो माना जाता है। पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था नीति आयोग, लेकिन परंतु बाद में इसका नाम बदलकर नीति आयोग है वो कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर योजना आयोग भी आ जाए या फिर नीति आयोग भी आ जाए तो दोनों एक ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम योजना आयोग का नाम है वो चेंज करके, यानी योजना आयोग का नाम है वो बदल के नीति आयोग है वो कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति है वो किसे कहा जाता है? मतलब मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति। सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति, सतत वृद्धि की स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रश्न भी आपके परीक्षा के अंतर्गत है वो 1 नंबर का है वो पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसके द्वारा है वो प्रस्तुत है वो की गई थी? गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत है वो की गई थी? तो मुख्य रूप से ये रेगनर नक्शे के द्वारा है वो की गई। रेगनर के द्वारा है वो रेगनर नरकसे के द्वारा है वो की गई थी गरीबी के दुष्कर्म की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी है वो किसको कहा जाता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी है वो रोजगार में संलग्न व्यक्ति का कुल उत्पादन में योगदान शून्य या फिर उसको नगण्य होना, उसे वहां पर हटाने पर भी उत्पादन की मात्रा के अंतर्गत कमी न होना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ये 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है वो आपके एक नंबर के है वो पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, राज्यसभा की नियुक्ति राज्य विधानसभा की 2 वित्तीय शक्तियों को समझाना है। तो राज्य विधानसभा की 2 शक्तियों के बारे में है। एक तो आय व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय पर नियंत्रण, एक तो ये शक्ति है। और एक है वार्षिक लेखा जोखा, वार्षिक लेखा जोखा दूसरी ये है। और अगर तीसरी भी देखा जाए तो सिंचित निधि है वो तीसरी है वो इसके अंतर्गत है माना जाता है। परंतु इसके अंतर्गत तो 2 ही पूछा है हमको कि राज्य विधानसभा की 2 वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है? एक तो आय व्यय
पर नियंत्रण, दूसरी है वार्षिक लेखा जोखा और तीसरी है संचित निधि। 12वां प्रश्न है आपका, राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम है वो बताने, कि राज्य के अंतर्गत जल संरक्षण की 4 विधि है वो कौन कौन सी है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो जल संरक्षण की विधि है वो कई सारी है वो मिलती है। पहली अगर देखा जाए तो बावड़ी, जिसके अंतर्गत जल को संरक्षण है वो किया जाता है। दूसरी देखा जाए तो तालाबों के द्वारा भी, तालाब। तीसरी देखा जाए तो झीलें। चौथी है टांका, टांका बोलते हैं कुएं को, टांका, टांका किसको बोला जाता है, कुएं को। पांचवी देखा जाए तो जोहड़ के रूप में। छठी देखा जाए तो खड़ीन, मतलब कोई इनके अंतर्गत कोई एक 4 है वो बताना है। और बेरी या छोटी कुई के द्वारा भी हम पानी को इकट्ठा है वो करते हैं, यानी जल को संरक्षण वो किया जाता है। तो मुख्य रूप से जैसे राज्य में जल संरक्षण की कोई, राज्य में जल संरक्षण की विधियों के नाम बताने हैं। जरूरी नहीं है कि ये 4 ही पूछे, आपको 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, कितने भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बावड़ी, दूसरी है तालाब, तीसरी है झील, झीलें, चौथी है नाड़ी, पांचवी है टांका, छठा है जोहड़, सातवां है छोटी कुई और आठवां है खड़ीन के रूप में भी है वो की जाती है। ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों के अंतर्गत वो बांटा गया है। तो भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर है वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत है वो बांटा गया। कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया, 3 भागों में। फिर आगे क्या कह रहा है, उदाहरण सहित है वो समझाना है, मतलब 3 भाग है वो कौन कौन से, उसके उदाहरण भी देने हैं। तो सबसे पहला है, 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, तो सबसे पहला है वो हमारी खरीफ फसल। ये मैंने कल भी आपको बताया था, खरीफ फसल, ये टॉपिक मैंने कल करवाया था आपको, कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें हैं वो पाई जाती है, एक तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और एक जायद की फसल। और अगर खरीफ की फसल के अंतर्गत देखा जाए तो हम मुख्य रूप से एक तो मक्का को शामिल करते हैं, बाजरा को शामिल करते हैं, मूंग, सोयाबीन, उड़द, चावल, गन्ना आदि कई तरीके के हम खरीफ की फसल के अंतर्गत वो सम्मिलित वो करते हैं। दूसरी है हमारी रबी की फसल, रबी फसल, रबी फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम गेहूं को शामिल करते हैं, चना को शामिल करते हैं, जौ, तिलहन, जीरा, धनिया, अफीम आदि कई तरीके की कृषि है वो रबी के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो की जाती है। तीसरा है आपका जायद फसल, जायद कृषि या जायद फसल। इसके अंतर्गत मान लो हरी सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, लौकी हुई, ककड़ी हुई, खीरा हुआ आदि कई तरीके के इसके अंतर्गत वो सम्मिलित वो किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय कृषि को 3 भागों के अंतर्गत वो बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, पहली है खरीफ, दूसरी है रबी, तीसरी है जायद। ये 3 भागों के अंतर्गत वो बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये मुख्य रूप से आपके जो है वो 2 नंबर के है वो पूछे जाते हैं, मतलब 11 से लेकर 20 तक जो प्रश्न होते हैं वो आपके 2 नंबर के है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, मतलब ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊर्जा खनिज है वो किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव, सूर्य, जीवाश्म ईंधन पदार्थ, परमाणु घटकों के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज वो कहा जाता है। तो ऊर्जा खनिज मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, कि ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव है, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव है
वो सूर्य से भी प्राप्त करता है, जीवाश्म ईंधन से भी मान लो, पदार्थों से भी मान लो, जीवाश्म पदार्थ से भी मान लो, परमाणु घटकों से भी मान लो, आदि कई तरीके से प्राप्त है वो करता है। उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? ऊर्जा खनिज के नाम से जानते हैं। फिर बाद में भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार के क्षेत्रों के नाम है वो बताने हैं। तो भारत के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में देखा जाए तो कई सारे है वो आपके वर्णन है वो किया गया है। तो सबसे पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी, जो कहाँ पे स्थित है? आसाम या सुरमा घाटी के अंतर्गत है वो स्थित है। दूसरा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा तो आपको सबको पता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है वो स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। तीसरा है उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, उड़ीसा के अंतर्गत पूर्वी तटीय भाग। चौथा है राजस्थान। पांचवा है सौराष्ट्र। छठा है हिमालय का तराई क्षेत्र। सातवां है मुंबई बेसिन। आठवां है गोदावरी बेसिन। ये मुख्य रूप से तेल पदार्थ क्षेत्रों के तेल पदार्थ के भंडार है वो माने जाते हैं, यानी तेल पदार्थ क्षेत्रों के भंडार है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आप भारत के अंतर्गत किन किन राज्यों का चयन है वो करेंगे? मतलब सूती वस्त्र की उद्योग की स्थापना के लिए आप भारत में किन किन राज्यों के अंतर्गत है वो सूती वस्त्र उद्योगों का चयन है वो करेंगे, जो 2 नंबर का आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से एक तो महाराष्ट्र को सम्मिलित करते हैं सूती वस्त्र के उद्योग के अंतर्गत, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्र वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं। फिर 16वां प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि है वो किसे कहा जाता है? तो किसी विशेष समयांतरल में किसी देश या फिर किसी राज्य स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन के कारण को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि वो किसी कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, इसका एक सरल सा बताता हूं कि किसी देश की या किसी राज्य की जनसंख्या में वृद्धि, यानी लोगों की वृद्धि को क्या कहते हैं हम? जनसंख्या वृद्धि के नाम से वो जाना जाता है। फिर बाद में इसके कोई 2 उदाहरण या कोई 2 कारण है वो लिखने हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण मुख्य रूप से है, एक तो है जन्म दर, दूसरी है मृत्यु दर। मतलब जन्म दर के बारे में भी होती है, मृत्यु दर के बारे में भी होती है, और तीसरी अगर माना जाए तो प्रवास के कारण भी होती है। जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि, प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा आपका 17वां, ये भी 2 नंबर का है। जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्यों? मतलब जल परिवहन है वो किसी भी देश को सस्ता यातायात प्रदान है वो करता है, क्यों करता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो क्योंकि जल परिवहन के निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण वो नहीं करना पड़ता है। जल परिवहन के निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण वो नहीं करना पड़ता है, और केवल जल परिवहन के साधन से ही यातायात वो किया जाता है। अतः यह सबसे सस्ता परिवहन वो माना जाता है। किसको? जल परिवहन को सबसे सस्ता परिवहन वो माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु 4 उपाय है वो लिखने हैं। तो सड़क दुर्घटना की रोकने के उपाय है वो आपको लेसन नंबर आपके मतलब 204 नंबर पेज पर है वो आपको मिल जाएगा। 204 नंबर पेज पर है वो, तो आप वहां से है वो देख लेना। फिर 19वां प्रश्न दे रखा है,
नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में आप आपके द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु अपनाए जाने वाले किन्हीं 4 उपायों का वर्णन है वो उल्लेख है वो करना है। तो ये आप अपनी बुक के अंतर्गत देखोगे तो ये आपको 212 नंबर और 213 नंबर पेज पर मिल जाएगा। 212 और 213 नंबर पेज पर है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के थंब की अवधारणा, अशोक के धम्म की अवधारणा को स्पष्ट है वो करना है। तो अशोक के धम्म की अवधारणा को, तो इसका देखा जाए तो मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु प्रतिपादन आदर्श है वो क्या कहलाता था, धर्म है वो कहलाया, जिसके अंतर्गत पाप धर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं क्रम शुद्धि, साधु स्वभाव रखना, कल्याणकारी कार्य करना, माता पिता गुरु के प्रति आदर आदि आदर्शों को उन्होंने सम्मिलित वो किया है किसके अंतर्गत, धम्म के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम हम थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रति प्रतिरोध का संक्षेप में वर्णन है वो करना है। तो ये आप 30 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर वो देख लेना। ये आपके परीक्षा के अंतर्गत 4 नंबर का है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंतर्गत है वो कहाँ हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंतर्गत है वो कहाँ हुआ था, कोई 4 कारण है वो इसके अंतर्गत है वो लिखने। तो ये भी आपको पेज नंबर 60 पे है वो मिल जाएगा। तो इसके अगर 4 कारण देखा जाए तो जैसे मान लो पूंजी की उपलब्धता, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, फ्रांसीसी क्रांति का युद्ध, उपभोक्ता के अनुरूप उत्पादन, इंग्लैंड का विस्तार आदि कई इसके कारण है। तो वो आप 60 नंबर पेज पे इसका देख लेना। 23वां प्रश्न दे रखा है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के कौन कौन सी है। तो आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, उसको 4 है वो लिखनी है। तो आवश्यक परिस्थिति है वो, एक तो शांति व व्यवस्था, दूसरी परिस्थिति है आर्थिक समानता, तीसरी है शिक्षित जागरूक जनता और चौथी है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ये 4 है वो मुख्य रूप से मानी जाती है। ये आपको 75 नंबर पेज पे भी मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है वो मानी जाती है। ये टॉपिक हमें वो मैंने करवा दिया था, भारतीय कृषि वाला। तो इस कथन के कोई 4 तरह का वो दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर अथवा के अंतर्गत दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। इस कथन को स्पष्ट है वो करना है। तो ये तो आपको मिल जाएगा 173 और 74 पेज पे, 174 पेज पे और 173 पेज पे ये मिल जाएगा ये प्रश्न। तो और ये प्रश्न आपको मिल जाएगा 171 और 172 पर। ये है 171 और 172, ये पेज पे मिल जाएगा। 25वां प्रश्न है, मुद्रा के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख है वो करना है। तो मुद्रा के प्रमुख रूप से 4 कार्य है, वो 4 कार्य मैं बता देता हूँ। ये आपको मिल जाएगा 190 पेज पे, 190 पेज और 91 पेज पे मिल जाएगा। किताब के 190 पेज और 91 पेज पे देख लेना, आपको ये प्रश्न है वो मिल जाएगा। ये आपके मुख्य रूप से 4 नंबर का है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। तो 4 कारण मैं बता देता हूँ। एक तो विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है मूल्य का भंडार, चौथा है मुद्रा के अन्य कार्य, या फिर अर्थव्यवस्था में भूमिका। ये 4 कार्य है वो, ये 4 कार्य उल्लेख है इसके अंतर्गत वो किया गया है। और इसका वर्णन है वो आप 190 और 91 पेज पे देख लेना। 26वां प्रश्न है, विविध जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय है वो बताने हैं। विविधता के अंतर्गत जागरूकता लाने के लिए 4 उपाय वो कौन कौन से है
उसका वर्णन है वो आपको करना है। तो ये आपको मुख्य रूप से 201 नंबर पेज पर है वो मिल जाएगा, आप किताब में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान 1919 से लेकर 1947 के मध्य की प्रमुख घटनाओं की विवेचना है वो करनी है। तो इसके अंतर्गत आपको 1919 से लेकर 1947 के मध्य जो घटनाएं घटित हुई थी उनका वर्णन वो करना है। तो इसका देख लेते हैं। एक तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम जो कब पारित हुआ था, 1919 के अंतर्गत। फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड वो कब पारित हुआ था, 1919 के अंतर्गत। फिर असहयोग आंदोलन है वो 1920 के अंतर्गत। फिर साइमन कमीशन है वो 1928 के अंतर्गत। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 के अंतर्गत। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो 1940 के अंतर्गत। फिर भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 के अंतर्गत है वो। ये चार प्रमुख है, इसका वर्णन है वो किया गया। और अगर आप किताब में देखो तो किताब के अंतर्गत आपको 51 और 52 नंबर पेज पर ये प्रश्न है वो मिल जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसी के अंतर्गत अथवा के अंतर्गत कि 20वीं सदी में राजस्थान के जनजातीय तथा किसान आंदोलन पर प्रकाश है वो डालना है। 20वीं सदी के अंतर्गत ये आपको 53 और 54 पेज पर है वो मिल जाएगा। पेज नंबर 53 और 54 पे है वो मिल जाएगा। तो देखो 20वीं सदी में राजस्थान के जनजातीय आंदोलन को है वो बताना है, जिसमें से एक तो भगत सिंह का आंदोलन था जो 1913 के अंतर्गत हुआ था। दूसरा था आपका इक्की आंदोलन जो 1917 के अंतर्गत वो घटित हुआ था। फिर इसके अंतर्गत क्या पूछ रहा है कि किसानों का पूछ रहा है, तो किसानों पर है वो प्रकाश है वो डालना है, मतलब किसानों के बारे में बताना है। तो किसानों के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ था। फिर एक सीकर के अंतर्गत किसान आंदोलन हुआ था, वो कब कौन सी सन के अंतर्गत हुआ था, 1922 और 1934 के अंतर्गत हुआ था। फिर एक बेगू किसान आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था, 1921 के अंतर्गत। फिर एक बरड किसान आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था, 1922 और 1927 के मध्य हुआ था। फिर बाद में एक नींबूचारा किसान आंदोलन भी हुआ था, वो कब हुआ था, 1925 के अंतर्गत। ये आपको इस तरीके से इस पर्सन का है वो वर्णन वो करना है। फिर 28वां प्रश्न आपके संसद के सदन है वो कौन कौन से होते हैं, मतलब संसद के सदन है वो कौन कौन से होते हैं जो आपके मुख्य रूप से है वो परीक्षा के अंतर्गत 6 नंबर का है वो पूछा जाता है। मतलब ये 7 नंबर स्टार्ट हो गए यहाँ से, 7 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो संसद के मुख्य सदन कौन कौन से, तो संसद के मुख्य सदन है वो 2 सदन है, कौन कौन से, एक तो लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ये 2 सदन माने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत संसद की शक्तियों का वर्णन है वो करना है। तो संसद की शक्ति है वो कौन कौन सी है, एक तो विधार्थी शक्ति, एक तो संसद की शक्ति है जिसके अंतर्गत एक तो राज्यसभा की करनी है और एक लोकसभा, इन दोनों की शक्तियों के बारे में वर्णन है वो करना है। तो सबसे पहले लोकसभा की देख लेते हैं हम। लोकसभा की है वो इसका सदस्य की संख्या होती है, क्या सदस्य की संख्या होती है, निर्वाचन किस तरीके से होता है, योग्यताएं किस तरीके से होती है, इनका कार्यकाल किस तरीके से होता है, अधिवेशन है वो किस तरीके से होता है, इनका बारे में है इसका वर्णन है वो करना है। फिर राज्यसभा के अंतर्गत देखा जाए तो राज्यसभा के अंतर्गत जैसे विद्यार्थियों की शक्ति है वो क्या होती है, संविधान में संशोधन, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां आदि कई तरह की है वो इसके अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो की जाती है। तो ये आपको ये पर्सन मिल जाएगा 80 नंबर पेज पे वो मिल जाएगा, मतलब 79 और 80 नंबर पेज पे वो आप इसका उत्तर है वो देख सकते हो। फिर नेक्स्ट पर्सन है राज्यपाल के रूप में आप किन राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग है वो करेंगे। तो राज्यपाल के रूप में हम मुख्य रूप से एक तो कार्यपालिका की शक्तियों का है वो इसके अंतर्गत वो वर्णन करेंगे। तो राज्यपाल की शक्ति है वो कौन सी है, कार्यपालिका। तो राज्यपाल की शक्तियों के अंदर से मान लो विद्यार्थियों की शक्ति आ गई, वित्तीय शक्ति आ गई, न्यायिक शक्ति आ गई, इसके अंतर्गत इसका वर्णन है वो करना है। वो आपकी परीक्षा के अंतर्गत है वो 6 नंबर का है वो पूछा जाता है। तो ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा 95 पे। तो ये वहां से आप इसका देख के वर्णन है वो याद है वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पर्सन आपका लास्ट, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न बिंदु को अंकित है वो करना है।
जैसे कोलकाता हुआ, चंबल घाटी परियोजना हुआ, बाड़मेर हुआ, ये राजस्थान के बाड़मेर हुआ, सेलम सेलम हुआ, ये आपको है वो भरना है। तो यहाँ पे आपका हो गया स्लेम। ये मुख्य रूप से आपको जब भारत का नक्शा करवाऊंगा तब उसके अंतर्गत मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।